गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्या एकेडमी में वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इम्पैक्ट ऑफ पीएच ऑन आवर डेली लाइफ, यानी पीएच का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे डेली लाइफ में, उसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल किया था। ओके, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका इम्पोर्टेंस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है, और इस टॉपिक का नाम है सॉल्ट, है ना। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड भी था कि सर सॉल्ट्स को बहुत ही डिटेल आप करिए, और क्योंकि सॉल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, उसको समझना एक चैलेंजिंग होता है। सॉल्ट्स को अगर डिटेल आप समझना चाहते हैं, हायर क्लासेस में भी सॉल्ट जो है वो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ना है, हम लोग उस चैप्टर में भी पढ़ाते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे भी समझना एक चैलेंजिंग होता है। अगर सॉल्ट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं तो आगे आने वाले क्लासेस में आपके लिए सॉल्ट को समझना और उसके ऊपर न्यूमेरिकल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं सॉल्ट्स, कि सॉल्ट्स होता क्या और बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए सॉल्ट्स कैसे बनता है वो समझ लेते हैं। कि जो सॉल्ट्स होता है, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। यानी कि जब कभी भी कोई भी आपका मेटल आयन, जैसे मान लो आपके पास Na+ है ना, इसने HCl के H को रिप्लेस कर दिया, मतलब H को हटा दिया, और H को हटाने के बाद ये खुद जो है ये क्लोरीन के साथ कंबाइन कर गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो NaCl का फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज सॉल्ट। ये आपका क्या हुआ? सॉल्ट हुआ। तो ध्यान में रखिएगा कि सॉल्ट कैसे बना। तो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड एंड द हाइड्रोजन विच गेट रिप्लेस्ड एज अ हाइड्रोजन आयन फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे H2 गैस के फॉर्म में जो आयन से यहाँ निकला वो H2 गैस के फॉर्म में यहाँ बाहर निकल जाता है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो मैग्नीशियम आयन देख लो। मैग्नीशियम आयन को अगर आप HCl के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो गैसेस के लिए ऊपर आप एरो देंगे, अपवर्ड एरो देंगे। तो मैग्नीशियम आयन ने क्या किया, हाइड्रोजन को इस एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और खुद आके क्लोरीन के साथ जुड़ गया और यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। दिस इज सॉल्ट। सही है, तो इन सब चीज़ों के वजह से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो मेटल आयन है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जो मेटल आयन होता है, मेटल आयन, ये जो आपको मेटल आयन यहाँ से मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है? मेटल आयन्स आर ऑब्टेन्ड बाय बेस। मेटल आयन कहाँ से मिल रहा है आपको? तो ये आयन आपको बेस से मिल रहा है। जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या रिलीज करेगा? तो ये करेगा Na+ और OH-। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2+ एंड 2OH- आपका लिबरेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसी बेस और एसिड के मिलने से हो रहा है। चूंकि ये आपका मेटल आयन भी बेस से ही आ रहा है, तो हम यहाँ फाइनली कह सकते हैं कि सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड बाय बेस। तो देख लीजिए सॉल्ट कैसे बन रहा है। तो सॉल्ट का हमने क्या बोला कि सॉल्ट जो आपका फॉर्म करेगा वो बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेस। जैसे आपने मान लो यहाँ पे ले लिया सोडियम का हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपने HCl के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड होगा NaCl, साथ में आपको मिल जाएगा यहाँ पे वाटर। तो ये चीज़ का आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि बेस और एसिड को मिलाते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन्ड होता है? हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि salts are actually formed by neutralization
ऑफ एसिड बाय बेस और एसिड एंड बेस। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स को हम देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास NaOH है और आपने इसको एक एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है सोडियम सल्फेट। दूसरा, मान लो हमने बेस NaOH ही रखा है और हमने क्या ले लिया, हमने HNO3 नाम का एक एसिड लिया, नाइट्रिक एसिड लिया, हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा NaNO3 प्लस आपका वाटर। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, जैसे NaCl आप देखो, Na2SO4 देखो, NaNO3 देखो, इसमें क्या क्या है आप ये समझिए कि जो आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आप सॉल्ट आप बना रहे हो, एक्चुअली में उसमें प्रेजेंट क्या होता है कि देखो आपके पास जो सॉल्ट है इसमें दो तरह के आयंस होते हैं। एक आपके होते हैं पॉजिटिव आयंस, और ये जो पॉजिटिव आयंस होता है वो आपको मिलता है फ्रॉम बेस से। ठीक है, बेस से। और बेस कौन बनाता है, तो याद रखिएगा मेटल जो है वो आपके बेस बनाते हैं। तो जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो आपके बेस बनाते हैं, कुछ मेटल्स को छोड़ के। ठीक है, जो कि एसिड फॉर्म करते हैं। दूसरा जो सॉल्ट बनता है वो बनता है नेगेटिव आयन से। ठीक है, और ये नेगेटिव आयन को हम नेगेटिव रेडिकल्स भी कहते हैं, नेगेटिव रेडिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है फ्रॉम एसिड। ठीक है, और एसिड मतलब यहाँ नॉन मेटल का, नॉन मेटल्स के जितने भी एसिड्स हैं, नॉन मेटल्स जनरली आपके नॉन मेटल्स एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली एसिड फॉर्म करते हैं और मेटल्स जो होते हैं वो जनरली बेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो और एसिड और बेस को हम जब मिलाएंगे हमें सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि हम जो है कैसे हम सॉल्ट को ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, एसिड और बेस का हम रिएक्शन कराते हैं, तो एसिड से हमें कौन सा रेडिकल मिल रहा है, तो याद रखिएगा एसिड से हमें निगेटिव रेडिकल मिलता है और बेस से हमें ये पॉजिटिव रेडिकल मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जब आपका पॉजिटिव रेडिकल और बेसिक पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल आपस में कंबाइन करता है, देन वी गेट सॉल्ट। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, जैसे NaCl है आपका। ठीक है, तो NaCl का मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि सोडियम ने क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इस वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। उसी तरह से सोडियम सल्फेट देखो, जैसे आप मान लो यहाँ पे पहले एग्जांपल आपने देखा NaCl का, तो ये अगर डिकम्पोज करता है तो Na प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह से Na2SO4 आप देखिए, तो Na2SO4 क्या करेगा, 2Na प्लस और आपको मिल जाएगा SO4 माइनस माइनस। आप यहाँ पे देखो अगर NaNO3 है तो NaNO3 क्या करेगा, यहाँ पे Na प्लस और नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन करता है ना, दो तरह का रेडिकल आपको दे रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉजिटिव रेडिकल है, ये जो आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव रेडिकल है, ये कहाँ से आ रहा है, तो कम्स फ्रॉम बेस। तो ये एक्चुअली बेस से आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन है, तो ये कहाँ से आ रहा है आपको, तो ये आ रहा है कम्स फ्रॉम एसिड। तो याद रखेंगे, तो किसी भी सॉल्ट के फॉर्मेशन में एसिड और बेस दोनों काम करता है। तो ये हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट हो गया। अब कई तरह के सॉल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास क्लोराइड सॉल्ट्स होता है, ठीक है, सल्फेट्स सॉल्ट्स होते हैं, कई सारे सॉल्ट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब हम सॉल्ट्स की कैटेगरी को हम देखते हैं, है ना। देखिए स्टार्ट करते हैं, कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्लोराइड सॉल्ट्स। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कैल्शियम लिया, कैल्शियम 2+ आयन, आपने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम 2+ आयन, आपने यहाँ पे सोडियम लिया, सोडियम 1+ आयन हो गया, आपने यहाँ पे एल्युमिनियम लिया, एल्युमिनियम 3+ आयन हुआ, आपके पास यहाँ पे जिंक है, Zn2+ आयन हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे Hg ले लिया, Hg+2 हो गया। तो ये जितने भी आप देख रहे हो पॉजिटिव रेडिकल्स, ये जो आप पॉजिटिव रेडिकल्स देख रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है आपको, ये कम्स फ्रॉम बेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन सारे पॉजिटिव रेडिकल्स अगर क्लोराइड के साथ, मतलब HCl के साथ, बेसिकली किसके साथ, HCl के साथ, Ca+2, Mg+2, Na+1,
एल्यूमिनियम +3, जिंक +2, ये सारे के सारे अगर कंबाइन करते हैं HCl के साथ तो यहाँ पे आपको सारे क्लोराइड सॉल्ट मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो। सबसे पहला मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम ने अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम किया तो सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक किया तो जिंक क्लोराइड। दिस ऑल आर क्लोराइड्स सॉल्ट्स, ठीक है। ये हो गए क्लोराइड्स सॉल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो कई सारे कैटेगरी होते हैं जहाँ पे हम क्लोराइड सॉल्ट को देख सकते हैं। पहला हमारा कैटेगरी हो गया क्लोराइड सॉल्ट का। दूसरा चलिए देखते हैं, दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा हम देखते हैं सल्फेट सॉल्ट, सल्फेट्स। अब यही एलिमेंट्स जितने भी आप देख रहे हो, अगर ये सारे एलिमेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, है ना, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ये चूंकि पॉजिटिव रेडिकल है और यहाँ सल्फेट आयन के अंदर आप देखो नेगेटिव रेडिकल है, सभी कंबाइन कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम सल्फेट मिल सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट मिल सकता है, सोडियम सल्फेट मिल सकता है और एल्यूमिनियम सल्फेट मिल सकता है, Al2SO4 का होल थ्राइस एक्सेट्रा, है ना। तो ये सारे जितने भी हैं, इन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट सॉल्ट्स, सल्फेट सॉल्ट्स, क्योंकि इसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया और सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर बनाया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं नाइट्रेट सॉल्ट को। देखो नाइट्रेट सॉल्ट को, जैसे कुछ नाइट्रेट सॉल्ट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इसके बाद आप देख लो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट के बाद पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, एक्सेट्रा। जितने भी आपके यहाँ पे नाइट्रेट के सॉल्ट्स होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं नाइट्रेट्स के। चलिए उसके बाद देखो कार्बोनेट के सॉल्ट्स, कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट के सॉल्ट जैसे आप मान लो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, K2CO3, है ना। या मान लो आपने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया, MgCO3 एक्सेट्रा। तो जितने भी इस तरह के सॉल्ट्स हैं आपके, वो सारे कार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ आपके सॉल्ट्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड के अलावा जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके कुछ सॉल्ट्स होते हैं। जैसे आप मान लो यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे आपके पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। और इसने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये आपका बेस है और ये हमारा एसिड हो गया। तो एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CH3COONA, ये आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक एसिड है, जैसे आपने यहाँ पे बेंजोइक एसिड ले लिया, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, आपको याद रखना है, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड को हमने क्या किया, हमने रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, देख लो ध्यान से। देखो सोडियम चूंकि मेटल आयन है, ठीक है, मेटल आयन है, और ये OH आपका नेगेटिव रेडिकल है। आपको पता है कि जो एसिड होता है वो H+ आयन को फर्निश करता है। तो ये H+ और यहाँ से OH- कंबाइन कर जाएगा और यहाँ पे पर्टिकुलर जो कंपाउंड आपको ऑब्टेन्ड होगा वो देख लीजिए। यहाँ पे आपका हो गया COO-, देख लो, और यहाँ पे सोडियम जो आयन है ना, ये यहाँ पे एज अ सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसे हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब। चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, देख लो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। देखिए सॉल्ट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपका बेसिकली जो पहला प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन इन नेचर, यानी कि सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं
वो उनके अंदर जो आयंस होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स के जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे NaCl की बात करें तो NaCl माइनस, इसके चारों तरफ जो है वो Cl माइनस पर्टिकुलरली एक प्रॉपर अरेंजमेंट आपको देगा, ठीक है, प्रॉपर एक अरेंजमेंट देखता है। तो इस तरह से कई सारे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, कई सारे क्रिस्टल्स होते हैं जिस फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। तो याद रखिएगा कि सॉल्ट्स जो है वो जनरली आपका क्या होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉल्ट्स आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर। सॉल्ट्स क्या होते हैं, नेचर में सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इनका दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट देखिएगा, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लिया, इसको पानी में आपने डिज़ोल्व किया, तो ये पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर जाएगा और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार करेगा। होमोजीनियस सॉल्यूशन ये तैयार करता है, ठीक है। तो सॉल्ट का ये नेचर होता है कि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार करता है। आप सॉल्ट को यहाँ पे डिज़ोल्व कर सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड भी पानी में डिज़ोल्व कर जाएगा और यहाँ पे एक होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। अगला पॉइंट यहाँ पे होता है कि सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट्स क्या करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज यहाँ पे याद रखेंगे, बिकॉज सॉल्ट्स हैव फ्री आयंस। सॉल्ट्स के पास क्या होता है, फ्री आयंस होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड देख लो, तो सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम Na+ और Cl- का फॉर्मेशन कर रहा है। और जब वाटर लेते हैं हम लोग तो ये आयंस फ्री हो जाता है और ये आयंस फ्री रहता है और फ्री होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस बात का खासा ख्याल रखेंगे कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो आयंस में टूटते हैं, आयंस में ब्रेक करते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड टाइप। चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं सिंगल सॉल्ट, या हम इसे कह सकते हैं नॉर्मल सॉल्ट। जैसे आपका सिंगल कोई भी सॉल्ट आप ले सकते हैं, जैसे मान लो NaCl आपका सिंगल एक तरह का सॉल्ट है, ये आपका सिंपल सॉल्ट कहलाएगा। दिस इज योर सिंपल सॉल्ट, ठीक है, ये आपका सिंपल सॉल्ट कहलाता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये भी आपका सिंपल सॉल्ट कहलाएगा। K2SO4 दिस इज ऑल्सो अ सिंपल सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट, है ना। या मान लो आपने MgSO4 ले लिया, मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया, ये सिंगल काइंड के सॉल्ट्स होते हैं, इन्हें हम लोग सिंपल सॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा होता है डबल सॉल्ट्स, ठीक है। तो देखिए ये कैसे फॉर्म करता है डबल सॉल्ट, फॉर्म याद रखिएगा, फॉर्म व्हेन टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स, सिंपल स्टेबल are allowed to evaporate and a crystals obtained of a new substance called, इसे हम क्या बोलेंगे, called डबल सॉल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लें। ये कब फॉर्म करेगा, ध्यान दीजिएगा, फॉर्म करेगा जब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट्स आर अलाउड टू एवापोरेट। जैसे मान लीजिए हमारा एक डिश हुआ और इसमें हमने क्या किया, दो सॉल्ट्स को ले लिया
जैसे हमने मान लो यहाँ पे ले लिया KCl, ठीक है, एक सॉल्ट हमने लिया KCl, दूसरा सॉल्ट हमने ले लिया यहाँ पे मान लो मैग्नीशियम का क्लोराइड, ठीक है, और वाटर के साथ हमने इसको क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया, ठीक है, ये हमारा वाटर है, इसको हमने क्या किया, इसके साथ मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद आप देखोगे जैसे आपने क्या किया, आपने KCl ले लिया, MgCl2 ले लिया, तो दोनों सॉल्ट का आपने सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन बनाने के बाद यहाँ पे हमने वाटर भी ले लिया साथ में, ठीक है, वाटर भी ले लिया। वाटर लेने के बाद जब आप इस सॉल्यूशन को एवापोरेट कीजिएगा, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में एवापोरेट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको एक क्रिस्टल ऑब्टेंड होगा जिसको हम बोलते हैं KCl.MgCl2.6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। तो इस वाले पर्टिकुलर क्रिस्टल को, इस वाले कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कार्नेलाइट, ठीक है। और ये हमारा होता है डबल सॉल्ट। क्या होता है, तो ये हमारा होता है डबल सॉल्ट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे दो सिंगल सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट्स को कंबाइन करके ये डबल सॉल्ट तैयार किया है, ठीक है। तो ये एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देख लो, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 को एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ मिलाइए, ठीक है, साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप दीजिए। यहाँ पे आप ध्यान में रखना, ये जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ये भी प्रेजेंट होता है। दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, दिस इज योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप इसको क्या करो, इसको एवापोरेट करिए, क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस एंड .24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल ऑब्टेन्ड आफ्टर एवापोरेशन इज कॉल्ड पोटैश एलम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटैश एलम बोलते हैं, या हम इसको फिटकिरी भी बोलते हैं, फिटकिरी, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे FeSO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, इसको भी आपने वाटर के साथ मिक्स करके एवापोरेट कराया, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका आयरन सल्फेट है ना, दिस इज योर आयरन सल्फेट, और ये हमारा क्या है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो जब आप आयरन सल्फेट को अमोनियम सल्फेट के साथ वाटर के अंदर मिक्स करके आप इस सॉल्यूशन को एवापोरेट करिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक क्रिस्टल मिलेगा, और इस क्रिस्टल का जो नाम है दैट इज मोर सॉल्ट। क्या बोलेंगे, मोर सॉल्ट, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4 एंड .6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर मोर सॉल्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये सब आपके डबल सॉल्ट्स हैं, जिसमें दो सिंगल सॉल्ट्स या दो सिंपल सॉल्ट्स आपके मिक्स होके एक क्रिस्टल ऑब्टेन्ड हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसे हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि दीज यहाँ लिखेंगे, दीज डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय एडिशन रिएक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, है ना। और these compounds are called addition compound, ठीक है, या हम लोग इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो ये हमारा सॉल्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और आई थिंक आप सब लोग इसको बहुत एंजॉय किए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करें। चलिए नेक्स्ट टाइप का हमारा सॉल्ट जो है उसको देखते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्ट on the basis of
इट्स पीएच। चलिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यहाँ से आपके सॉल्ट का जो कोर कंसेप्ट है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये सॉल्ट का बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पे लिख लेना कोर कॉन्सेप्ट, जो आपको आगे तक काम आएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका सॉल्ट का कोर कॉन्सेप्ट हुआ। चलिए, हम लोग क्या जानते हैं ना, हम लोग देखो, हम लोग एक्चुअली जानते हैं कि जो सॉल्ट्स फॉर्म होता है, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेस। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को सॉल्ट कैसे मिल रहा है? तो सॉल्ट्स हमें मिल रहा है एसिड, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर देन वी ऑब्टेन सॉल्ट एंड वाटर। तो जो हमारा ये वाटर यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, सच रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे समझेंगे आप कि सॉल्ट्स कई तरह के हो सकते हैं, है ना। सॉल्ट्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं और कई तरह के सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन, जैसे मान लो आपने इस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया, यानी कि पानी के साथ इसका सॉल्यूशन तैयार किया। तो पानी के साथ सॉल्यूशन तैयार करने के बाद ये जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ, ये आपका न्यूट्रल मिल गया। मान लो आपके पास कुछ सॉल्ट्स हैं जिनको पानी में आपने डिज़ोल्व किया, और डिज़ोल्व करने के बाद जो आपने उस सॉल्यूशन का पीएच देखा, वो पीएच आपका ऑब्टेन हो गया 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिटमस पेपर के ऊपर इस सॉल्ट सॉल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हुआ, यानी कि नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? जैसे अब समझते हैं कि कौन कौन से सॉल्ट्स हैं। तो देखो, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, और आपने लिया स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका जो भी सॉल्यूशन बनेगा आपका, वो आपका बेसिकली न्यूट्रल सॉल्यूशन तैयार होता है ना। तो यहाँ पे पीएच आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो सॉल्ट आपका तैयार हुआ है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके जो आपको सॉल्ट मिला, जो आपको सॉल्ट ऑब्टेन हो रहा है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। नो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और जब कभी भी सॉल्ट्स का, जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स होते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो आप याद रखिएगा कि सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं करेगा, यानी कि जो वाटर का पीएच होगा वही पीएच आपका सॉल्ट मिलने के बाद हो जाता है। तो याद रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे पीएच की वैल्यू 7 हो जाती है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का आप खासा ख्याल रखेंगे, पीएच की वैल्यू चेंज नहीं करती है। ठीक है, चलिए, कुछ और सॉल्ट्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं। तो जैसे मान लो आपके पास HCl और NaOH आपने लिया। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे H2SO4 ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया KOH। तो यहाँ पे हमें जो सॉल्ट ऑब्टेंड होगा ये हो जाएगा K2SO4। तो ये भी कैसा सॉल्ट है? ये भी आपका एक न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका ऑब्टेंड होगा यहाँ पे, और पीएच की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी। पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, या मान लो आपने क्या किया, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और यहाँ पे आपने ले लिया H2SO4, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया, तो यहाँ पे बना आपका Na2SO4। यहाँ भी पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो इन सब बातों से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो भी सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर, वो आपका पीएच चेंज नहीं करता है। जो वाटर का पीएच होता है, सेम वही पीएच सॉल्ट मिलाने के बाद होता है। ठीक है, यानी मान लीजिए हमने यहाँ पे वाटर ले लिया, यहाँ पे हमने वाटर लिया, और इस वाटर में हमने क्या किया, इस वाटर में हमने डाला NaCl। तो NaCl मिलने के बाद सपोज करो वाटर का पीएच कितना होता है एट रूम टेम्परेचर? 7।
तो जो सॉल्ट हमने ऐड किया और जो सोल्यूशन तैयार किया, अगेन यहाँ पे पीएच हो गया 7, मतलब पीएच चेंज ही नहीं करेगा। तो इस बात का आप खासा ख्याल रखेंगे, है ना। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ कराते हैं सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट के केस में भी पीएच हमारा चेंज नहीं करेगा। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्ट की बात करें। ये तो हमारा था स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस की बातें। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो चलिए हम इस केस को अब हम थोड़ा सा इसको चेक करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन पीएच किस रेंज में देता है। ठीक है, क्या इसका सॉल्यूशन का पीएच का रेंज क्या होगा, हम लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड को आप एज्यूम कर लीजिए, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड मान लीजिए। जैसे मान लो आपने HCl ले लिया, ठीक है, और आपने क्या किया, एक वीक बेस ले लिया। तो जैसे हमारा जनरली नोन जो आपका वीक बेस होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये बहुत ही नोन होता है और कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो हम लोगों ने इसी को कंसिडर किया। अब इससे हम सॉल्ट तैयार करते हैं। चलो सॉल्ट तैयार कर लो। इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा और इसका जो पॉजिटिव आयन है इसके नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो हमारा जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड होगा दैट इज NH4Cl। इसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड हो गया। साथ में क्या देगा, वाटर दे देगा। चलिए, तो हमारा यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर गया। ठीक है, अब ऐसा देखा गया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज एसिडिक इन नेचर। यानी कि इस केस में ऐसा देखा गया कि जो एक्वस सॉल्यूशन NH4Cl का ऑब्टेन्ड हो रहा था उसका पीएच का वैल्यू इज लेस देन 7। अब ये कैसे हो सकता है कि आखिर ये एक्वस सॉल्यूशन NH4Cl का एसिडिक क्यों हो गया? क्योंकि NH4Cl का सॉल्यूशन एसिडिक होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी पहले ये समझ लेते हैं कि pH इज लेस देन 7 मीन्स कि सॉल्यूशन इज एसिडिक। और इसका जो इम्पैक्ट होगा लिटमस पेपर पे भी होगा। और इसने क्या किया, इस सॉल्यूशन ने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली हमारा क्या हुआ, ये जो सॉल्ट आपका है ये सॉल्ट हाइड्रोलाइज किया और ये सॉल्ट हाइड्रोलाइज करने के बाद आपको मोर एंड मोर एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इसके कोर कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस। देखिए हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, जैसे देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है उसको समझने का कोशिश करते हैं कि जब किसी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल घिरते हैं तो उसे हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे कैल्शियम आयन लिया और यहाँ पे ले लिया सल्फेट आयन। ठीक है, तो कैल्शियम आयन पॉजिटिव आयन है तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करेगा जब भी ये वाटर में जाएगा। ठीक है ना, ये आपके वाटर में जा रहा है, तो जब भी यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट पानी में जाएगा तो कैल्शियम आयन के चारों तरफ वाटर जो है ये सराउंड कर जाएगा। ठीक है, वाटर यहाँ पे सराउंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपका हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका, तो कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो गया। ठीक है, अब जब कैटायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो देखो जब आप यहाँ पे कैटायन के चारों तरफ वाटर को सराउंड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है सॉल्वेटेड कैटायन। ठीक है, तो कैटायन को आप पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो वाटर जो है इसके चारों तरफ घिर जाएगा, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेटेड कैटायन। ठीक है, डिसॉल्व कर गया। ठीक है, कैल्शियम आयन डिसॉल्व कर गया। अब सल्फेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपने
अपने पास में H प्लस को यानी कि H को अट्रैक्ट करेगा, है ना। यहाँ पे H को यहाँ इसने क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो इसके चारों तरफ कौन जुड़ेगा, तो इसके चारों तरफ H2O जुड़ जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला जो वाटर का पार्ट है वो सल्फेट आयन की तरफ जुड़ता चला जाएगा, मतलब अट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस सल्फेट के चारों तरफ जो है वाटर मॉलिक्यूल घिर चुका, और इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन, जैसे यहाँ पे ले लो एनायन है, एनायन को वाटर के साथ रिएक्शन करा लो तो ये हो जाएगा सॉल्वेटेड एनायन, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि जब कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ से कुछ एनर्जी भी बाहर निकलता है, ठीक है। कुछ एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगा। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। और जो एनर्जी निकलता है यहाँ से, हाइड्रेशन एनर्जी जो बाहर निकल रहा है, दिस एनर्जी is capable, is used to, not capable, is used to break the crystal of salt, break the crystals of salt into ions, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलता है जब अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल का इन सारे आयंस के साथ में, तो जो एनर्जी बाहर निकल रहा है, दिस एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट इनटू आयंस। तो वही एनर्जी यूज़ हो जाता है उन क्रिस्टल्स को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारा प्रॉपरली हाइड्रोलिसिस का एक मैकेनिज्म, छोटा सा एक मैकेनिज्म हुआ आपके क्लास 10th के लेवल पे, ये ब्रेक करने का जो आपका एनर्जी होता है, ठीक है। और उसको वाटर जो सराउंड कर रहा है वहाँ पे, डैट इज़ हाइड्रेशन, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी जो निकल रहा है आपका, और वो यूज़ हो जा रहा है किसी भी लैटिस को ब्रेक करने में, आयंस में कन्वर्ट करने में जो आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तो हमारा छोटा सा एक मैकेनिज्म रहा। अब हम बात करते हैं कि NH4Cl हमारे पास था, ठीक है। तो देखो, अमोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वीक बेस आपको मिलता है, NH4OH का वीक बेस मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आप फिर अगेन यहाँ पे NH4 प्लस और Cl माइनस है, वाटर के H प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ठीक है। तो ये NH4 प्लस जो क्या करेगा, OH के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है ना। और Cl जो है वो H के साथ यहाँ पे कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, HCl मिल जाएगा। अब ये ज़रा सोच के देखो कि यहाँ पे जो एसिड आपको ऑब्टेन हो रहा है इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करने के बाद, तो क्या मिल रहा है आपको, HCl मिल रहा है। और आपको पता है कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो याद रखेंगे, अगर आप किसी भी ऐसे सॉल्ट को जो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा S फॉर सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, S फॉर अगेन S फॉर स्ट्रॉन्ग, A फॉर एसिड, W वीक, B फॉर बेस। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस when hydrolyzed it produces strong acid in the solution। और strong acid का मतलब ये हुआ कि इसने more and more H प्लस आयन को सिक्रेट कर दिया, यानी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। और चूंकि यहाँ पे वीक बेस है तो यहाँ पे बहुत ही कम आपको OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका, तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली, सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इस सॉल्ट ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस किया। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करना, आप किसी भी सॉल्ट को उठाना और आप उस सॉल्ट को कन्वर्ट कर लीजिएगा एसिड और बेस में। आप देखिएगा कंपेयर करके कि हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है या हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है। तो इसका एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब कभी भी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को हाइड्रोलाइज कीजिएगा तो याद रखेंगे, जैसे मान लो आपने NH4Cl ले लिया, उसको हाइड्रोलाइज किया, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के अंदर में, ठीक है, यहाँ पे कैटायन हाइड्रोलाइज होता है। क्योंकि कैटायन, देखिए याद रखेंगे यहाँ पे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के केस में, ठीक है, जो आपका वीक बेस होता है, जैसे आपका वीक बेस हुआ, ठीक है, क्योंकि ये NH4OH से आता है, वीक बेस से आता है, तो ये आपका क्या है, वीक है ना, वीक है। और ये आपका क्या है, अनस्टेबल अनायन है, सॉरी अनस्टेबल कैटायन होता है, ठीक है।
तो जो अनस्टेबल कटायन है, क्योंकि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, आपको पता है कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स हाईली अनस्टेबिलिटी इन अमोनियम आयन। तो ये क्या करेगा, जब आप इसको पानी के साथ रिएक्शन कराइएगा, क्योंकि ये आपका कटायन है और ये अनस्टेबल है तो चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाए, तो ये NH4+ क्या करेगा, यहाँ पे OH- के साथ कंबाइन करके NH4OH का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि एक क्या है, एक आपका वीक बेस है। ठीक है, एक आपका क्या हो गया, वीक बेस है। और ये क्या है, वीक और अनस्टेबल, याद रखिएगा ये आपका अनस्टेबल अनायन है और इसे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। NH4+ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट मिल रहा है वो आपका वीक बेस मिल रहा है, NH4OH मिल रहा है, वीक मिल रहा है ना, इस सॉल्यूशन में। तो याद रखिएगा कभी भी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वीक बेस के अंदर कैटायन हाइड्रोलाइज होता है, कभी भी अनायन को हाइड्रोलाइज मत करना, कैटायन हाइड्रोलाइज होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, NH4+, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये वाटर के OH- के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, और ये अनस्टेबल कटायन भी है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए OH के साथ कंबाइन करके एक वीक बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। और साथ में आप सोचो सॉल्यूशन के अंदर क्या आपको मिल जाएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, यानी एसिड मिलेगा, मोर एंड मोर आपको H+ आपको मिल जाएगा। इस वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वीक बेस के केस में कैटायन हाइड्रोलाइज करता है। तो मैं इस बात को लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे। In case of hydrolysis of salts of strong acid and weak base cations get hydrolyzed and produce high concentration of H+ ion rather than OH- आयन। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है तो सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और H+ आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा इसका मतलब कि हमारा जो एसिड मिल रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा है। तो याद रखेंगे कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि वहाँ पे कैटायन हाइड्रोलाइज होता है और सॉल्यूशन के अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक एक मैकेनिज्म था, कॉन्सेप्ट था। आपको इसका यूज़ आगे वाले क्लासेस में आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, सीख लें, जैसे करना है इसको दिमाग में सेट कर लें। तो चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं। थर्ड कैटेगरी का हमारा जो सॉल्ट है, चलिए अब हमारा C कैटेगरी का जो सॉल्ट है, सॉल्ट्स formed by weak acid and strong base। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक वीक एसिड ले लो, जैसे जनरली हम लोग कार्बोनिक एसिड यूज़ करते हैं, और हमने यहाँ पे NaOH ले लिया। ठीक है, चलिए तो ये क्या बनाएगा, सोचो NaOH में Na के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस, CO3 के ऊपर माइनस। तो चलिए सोडियम जो है वो कार्बोनेट के साथ और OH जो है वो H के साथ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट साथ में वाटर। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो आपके पास एक वीक एसिड है CH3COOH, और इसका रिएक्शन आपने कराया NaOH के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आपने रिएक्शन कराया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये एक वीक एसिड है। ठीक है, तो वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराइए, क्या मिल जाएगा, CH3COONA, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे वाटर। तो ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, आप इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह के सॉल्ट्स का अगर एक्वा सॉल्यूशन तैयार किया जाए तो सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो देखो pH of this type of salt are basic in nature। चलिए चेक करके देख लेते हैं कैसे बेसिक है या नहीं। तो देखो CH3COO Na, ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ये आपका सॉल्ट बना। इसको पानी में आप डालिए, वाटर में। तो वाटर में डालने से क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, H+ आयन और OH- आयन मिल रहा है, ठीक है। तो Na का जो कॉम्बिनेशन होगा ये आपके OH के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो बनेगा क्या, NaOH, और साथ में देख लो यहाँ पे H जो है वो ये एसीटेट आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3COOH। तो आप बताओ कि सॉल्यूशन में क्या मिला। तो सॉल्यूशन में OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक वीक एसिड मिल रहा है, वीक एसिड मिल रहा है। तो याद रखिएगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग salt of strong base and weak acid produce more OH- ion concentration rather than H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जो एक्वस सॉल्यूशन आपको मिल रहा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का, इसमें OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बेसिक हो गया। इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज मोर बेसिक। सॉल्यूशन कैसा है, तो बेसिक है। तो अगर हमारा सॉल्यूशन बेसिक होगा तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएच की वैल्यू यहाँ पे 7 से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर हम मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो देखो इन केस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, anion get hydrolyzed, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे क्या हाइड्रोलाइज हो रहा है, यहाँ पे एनायन हाइड्रोलाइज हो रहा है। तो जैसे CH3COO Na है, ठीक है, आप इसको सबसे पहले आयंस में चेंज करिए, तो क्या मिल जाएगा, CH3COO- और यहाँ पे मिल जाएगा आपका Na+। और इसे आपने क्या किया, आपने इसको पानी में हाइड्रोलाइज कर दिया, तो क्या हो जाएगा सोचो। तो आपको यहाँ पे ये जो आपका अनायन दिख रहा है, ये जो आपका अनायन यहाँ पे दिख रहा है, ये अनायन जो है ये हाइड्रोलाइज करेगा, तो क्या हो जाएगा, CH3COOH, और साथ में देखो यहाँ पे वाटर का H ले लिया और इसने सॉल्यूशन के अंदर क्या ज़्यादा आपको प्रोड्यूस कर दिया, OH- सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे प्रोड्यूस किया। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, मीन्स व्हाट, कि OH- का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है और वीक एसिड मिल रहा है, ठीक है, वीक एसिड मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड को हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो वहाँ पे एनायन हाइड्रोलाइज होता है रादर देन केटायन, ठीक है। तो एनायन अगर हाइड्रोलाइज होगा तो सॉल्यूशन के अंदर आपका OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो हमने आपको कई सारे बातों को सिखाया, जैसे हमने शुरू में हमने लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका अगर हाइड्रोलिसिस हमने किया तो हमने देखा कि उसका जो पीएच का वैल्यू है वो 7 है, वो हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। फिर हमने देखा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जिसका सॉल्यूशन आपका एसिडिक था, ठीक है। फिर हमने देखा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हमने देखा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर स्ट्रॉन्ग
एसिड एंड वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का अगर सॉल्ट बना हुआ है तो वहाँ पे कैटायन हाइड्रोलाइज हो रहा था, और अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है तो वहाँ पे एनायन हाइड्रोलाइज हो रहा है और सॉल्यूशन को बेसिक बना रहा है। ठीक है, तो इस बात को आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। आप इसको सेट करिए, 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए। जब तक ये समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप इस वीडियो को देखिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट में आपको समझ में नहीं आया। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पॉइंट को किसी वीडियो के ज़रिए आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।